हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट से जो आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप करते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से आने के चांसेस हैं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यू रेगुलर एसओएल और एनसीवेब सभी के लिए सिलेबस सेम है, तो वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगी। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार सकते हो, वहां पे आपको सभी पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल करवा दी जाती है। सो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। जब हमारे यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था इंडिया का, तो मतलब इंडिया में, सो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर कैसा होता था। सो कॉलोनियल पीरियड के अंदर अगर आप देखोगे, सो सिविल सर्विसेज का मेन काम होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना, जो भी मतलब ऑफिसर्स होते थे, और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के लिए काम करना। सिविल सर्विसेज से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। और बड़ी बड़ी टेरिटरीज होती थी जो कंट्रोल करनी होती थी ब्रिटिशर्स को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए इन्होंने सिविल सर्विसेज बनाई थी। सो सबसे पहला यहाँ पर है इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस जिसको कहा जाता था। सो इंडियन सिविल सर्विसेज जो है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी कॉलोनियल पीरियड में, और इसको 1858 में एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हटाकर ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल आया था इंडिया पर 1857 के रिवोल्ट के बाद, सो फिर ये इसको बनाया गया था। ये जो सिविल सर्विसेज थी, इसके जो ऑफिसर्स होते थे, इनको रिक्रूट किया जाता था कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के बाद, ठीक है। इंग्लैंड में एग्जाम होता था कॉम्पिटेटिव, जैसे आज की डेट में यूपीएससी है ना, ये यूपीएससी की हिस्ट्री समझ लो आप, आईएएस वगैरह की। सो एग्जाम्स जो होता था बहुत रिगरस होता था। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता था वो अच्छे खासे प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते थे, ठीक है। एंड क्रिएटिंग अ ब्यूरोक्रेटिक एलीट लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, और मतलब बहुत ऊंचा माना जाता था। और सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स जो होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी खासी पोजीशन मिलती थी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर, और उनका मेन काम होता था पॉलिसी मेकिंग करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट करना। फिर है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम आईसीएस देयर वर अदर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज, कुछ और सर्विसेज भी थी, जैसे द इंडियन पुलिस सर्विस जिसको आईपीएस कहा जाता है आज की डेट में, और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये भी थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो सही से मैनेज हो पाए, फॉरेस्ट वगैरह को सही से कंट्रोल कर पाए, उसके लिए ऑफिसर्स भी होते थे। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो होती थी उसका मेन काम था एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रीजनल लेवल तक चलाना, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल तक चलाना। फिर है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, लैंड रेवेन्यू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, इसके जो उसको जो ऑफिसर्स होते थे वो आईसीएस से ही होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज से ही। और जो परमानेंट सेटलमेंट था 1793 का, और जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम था जो इन्होंने अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाया था, ठीक है, ये मतलब ये रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते थे वो यही होते थे। एंड मेनली यही है कि मतलब रेवेन्यू वगैरह पे ध्यान रखने के लिए भी ऑफिसर्स होते थे। जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स जो होते थे वो बहुत जगह हाई कोर्ट में जज वगैरह भी बनते थे। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द 1860s लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। जब एक कानून बना तो उसके बाद जुडिशियरी के काम को अलग बांट दिया गया और एग्जीक्यूटिव के काम को अलग बांट दिया गया, पहले ये एक ही आदमी काम कर रहा था। फिर है एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज। सिविल सर्वेंट्स जो होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एजुकेशन और सोशल सर्विसेज में भी काम करते थे, और पॉलिसीज जैसे कि मैकेलेस मिनट ऑन एजुकेशन, जो मैकेले ने जो एजुकेशन के ऊपर जो भी किया था, ठीक है, एम्ड एट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ इंडियंस विद एन इंग्लिश एजुकेशन। जो ये अंग्रेज चाहते थे हमारे इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश एजुकेशन को फैलाना, उसके लिए भी ऑफिसर्स होते थे। रिप्रेजेंटेशन एंड क्रिटिसिज्म। देखो, जो सिविल सर्विसेज होती थी उसको बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता था फॉर बीइंग एलिटिस्ट एंड इनएक्सेसिबल टू द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये ज़्यादातर अमीर लोग, अमीर घरों के लोग ही ऑफिसर बनते थे, इंडियन लोग नहीं बन पाते थे इतने ज़्यादा, और इंडियन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। सो इस वजह से इसकी एक क्रिटिसिज्म की जाती है।
और द मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 अटेम्प्टेड टू इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिफॉर्म हुए थे इसके बाद क्या हुआ था कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए काम किए गए थे। ओवरऑल सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। क्या काम था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, पॉलिसी मेकिंग के लिए काम करना, ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जामिन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक पर्सनल और सिविल सर्विसेज इन इंडिया। हमारे इंडिया में आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, सिविल सर्विसेज का, सीएसई का। अब उसके बाद होता क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, और ये बहुत टफ एग्जाम माना जाता है हमारे देश में। 2 से 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है जो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। और इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जीएस, और इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपको लेने होते हैं, ऐसे पेपर भी होता है। फिर प्रीलिम्स का जो एग्जाम है आपका, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, जनरल नॉलेज, आपकी जो जीएस, आपकी रीजनिंग, ये सारी चीज़ इसमें देखी जाती है। मेन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपकी इन डेप्थ नॉलेज देखी जाती है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, आउट ऑफ विच 7 आर कंसीडर्ड फॉर रैंकिंग पर्पस, और वो जो 7 पेपर होते हैं इनमें से 9 में से उनसे आपकी रैंक बनती है। फिर है इंटरव्यू। जब आप दोनों स्टेज पार कर लेते हो तो तीसरी स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू की। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो यूपीएससी में, सो कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए जाना होता है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मसूरी के अंदर है। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड जो होता है उसमें सभी नेसेसरी स्किल्स जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, जो नॉलेज होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लॉ एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर होता है फाउंडेशन कोर्स। सो बिफोर दे मूव ऑन टू ए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ऑफिसर्स गो थ्रू अ फाउंडेशनल कोर्स एट लबासना। यहाँ लबासना में उनको एक फाउंडेशनल कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स के बाद उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है अच्छी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एथिकल अंडरस्टैंडिंग, जिससे वो आगे अच्छे से काम कर पाए। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स हो जाने के बाद ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनको बहुत सारी एकेडमीज में भेजा जाता है। और फॉर एग्जांपल जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं मे गो टू द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लबासना भेजा जाता है आईएएस ऑफिसर जो लोग बनते हैं। और इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जाते हैं। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसके कुछ स्टेजेस होते हैं, अच्छे से ट्रेन किया जाता है, और फिर ये जो इतना बड़ा हमारा इंडिया है ये लोग वहाँ पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पंचायती राज विद स्पेशल रेफरेंस टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 में इसको पास किया गया था, और ये जो है लोकल गवर्नेंस के बारे में है, रूरल एरियाज में, गांव के अंदर कैसे लोकल गवर्नमेंट होगी। इसका सबसे पहले तो ये है कि 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी कि जो विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर क्या होगा, 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। जैसे एक तो मतलब आपका विलेज होगा, फिर उसके बाद आपका ब्लॉक होगा, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। ये 3 लेवल पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पावर ज्यादा से ज्यादा नीचे तक जा पाएगी, ग्राउंड लेवल तक। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसके बाद में क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट में SC ST विमेन लोगों के लिए पंचायती राज में सीटों को रिजर्व किया गया, जिससे सोशल इंक्लूसिविटी बढ़े, जेंडर इक्वलिटी बढ़े। डायरेक्ट इलेक्शंस, जो मेंबर होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो सरपंच हो, उनको लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद, ठीक है, वोट डालकर। और फंक्शंस एंड पावर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। फाइनेंस कमीशन, इस अमेंडमेंट के बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाई जाती है, जो कि जो भी पैसा वगैरह देना है, स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कितना पैसा देगी, कितना स्टेबिलिटी देगी, वो सब यही डिसाइड करते हैं। फिर है ग्राम सभा एम्पावरमेंट। देखो ग्राम सभा क्या होता है, इसके अंदर कंप्राइजिंग ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ विलेज, सभी गांव के एलिजिबल वोटर्स होते हैं, और उनको इसमें जोड़ा जाता है कि भाई गांव के लोग भी अब पॉलिटी में आए थोड़ा। और ग्राम सभा एक डिस्कशन फोरम की तरह काम करता है,
प्लान बनाते हैं यहाँ पर लोग मिलकर। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होती है जो कि पंचायती राज के इलेक्शंस वगैरह करवाती है फेयरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ये अमेंडमेंट जो हुआ था इसके बाद क्या होता है, पावर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक जाए, यानी कि ग्राउंड ग्रास रूट लेवल तक जो है पावर जाए, ये इसका मेन मोटिव था। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेनली यही है, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ग्रास रूट लेवल पर जाकर सोशल जस्टिस को बढ़ाता है, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो गांव में रहते हैं, वो भी एक तरीके से सरकार से जुड़ पाते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पीएमओ, पीएम ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें। सो पीएमओ क्या है, एक सेंट्रल हब है प्राइम मिनिस्टर का, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब पीएमओ के मेन काम क्या है, एडवाइजरी रोल। जो पीएमओ होता है वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग पॉलिसी मैटर्स पर, और इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, अलग अलग एजेंसीज और डिपार्टमेंट से। कोऑर्डिनेशन, पीएमओ जो होता है वो कोऑर्डिनेशन बनाता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, और कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है वो देखता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो पीएमओ होता है वो मॉनिटर करता है पॉलिसीज की प्रोग्रेस को, जो प्रोग्राम सरकार चला रही है कितना इसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कितना वो इफेक्टिव है। क्राइसिस मैनेजमेंट, जब हमारे देश पे संकट आता है, इमरजेंसी आती है, तो पीएमओ मेनली उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, और लीडिंग रोल में यही होता है। और ऑन दी अदर एंड अगर मैं आपको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की बात करूं, सो ये क्या है, कैबिनेट को मदद करता है, और आप कह सकते हो ये पहला काम है इसका एजेंडा सेटिंग। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो हेल्प करता है एजेंडा सेटिंग में, कैबिनेट मीटिंग्स जो होती है मिनिस्टर्स की, किस बात पर मुद्दे पर चर्चा होनी है, डिस्कशन होना है, वो ये डिसाइड करता है। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास सारा रिकॉर्ड होता है, जो भी कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज तक मैसेज पहुंचाने का काम भी यही होता है, इसी का होता है। कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जितने भी सरकार के मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, कैसे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, वो सब बातें करता है। पॉलिसी एनालिसिस, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अच्छे से पॉलिसी को एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, ताकि कैबिनेट की मदद हो सके कि किस तरीके से आगे डिसीजन लेने हैं। सो इन समरी, पीएमओ फोकस करता है सपोर्ट करने में प्राइम मिनिस्टर को, ओवरऑल गवर्नेंस में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट करता है, फैसिलिटेट करता है कैबिनेट को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी विच आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, कितना गवर्नमेंट पैसा कमाती है, कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कितना गवर्नमेंट खर्च करती है, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बताती है। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेस हमारे देश में कौन से हैं, कैसे उनको एलोकेट करना है, कैसे अलग अलग सेक्टर्स हैं देश में। एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखती है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को देखती है, आने वाले साल के लिए कितना हम कमा रहे हैं, कितना हमारी मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी अच्छी हो रही है देश में, कितना हम टैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं, कितना हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है बजट प्रिपरेशन। सो जो भी ये पॉलिसी बनाता है अपनी बजट वगैरह के लिए, उसमें एस्टिमेट लगाता है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री एक एनुअल बजट प्रिपेयर करती है, और उसमें सारे फंड लिखे होते हैं, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और कितना परसेंट हिस्सा किस सेक्टर में लगेगा। बजट प्रेजेंटेशन, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर बजट को प्रेजेंट करता है सभी नेताओं के सामने, और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्लान्स वहां पर बताए जाते हैं, पॉलिसीज दिखाई जाती हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो बजट होता है फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होती है, उसके पॉइंट्स पढ़े जाते हैं, और उसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो वो पार्लियामेंट में ही होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पे जितने फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो होता है उसके जो और साथी होते हैं, वो जो उनसे कोई सवाल पूछता है तो उस पर वो जवाब देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, जब बजट पार्लियामेंट्री अप्रूवल उसको मिल जाता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको अच्छे से देखती है कि अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करना है, कैसे एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखते हैं।
फिर है मिड ईयर रिव्यू। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक मिड ईयर रिव्यू कंडक्ट करवाती है, ये देखने के लिए कि बजट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, एडजस्टमेंट करने हैं या नहीं करने, ठीक है। और पब्लिक कम्युनिकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री कम्युनिकेट करती है बजटरी डिसीजंस को पब्लिक के सामने, एक्सप्लेन करती है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की, गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बताती है। ट्रांसपेरेंसी रखती है। सो समराइज करूं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है, मतलब बजट बनाने के लिए, और फ्रॉम पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू बजट प्रेजेंटेशन, अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन, उसको रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही काम होता है देखना। How does e-governance facilitate the interface between citizens and administration? Elaborate with example. E-governance से क्या फ़ायदा हो रहा है? E-governance या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब है जब हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना सरकार का कामकाज करता है। जैसे आधार आधार सिस्टम इंडिया में आया, ठीक है, बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है सभी हमारे सिटीजन्स को, और आधार से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता क्योंकि आधार एक ही बनता है आपका, आपकी फिंगरप्रिंट्स एक ही होती हैं। डिजिटल इंडिया, अब ये भी ई गवर्नेंस का उदाहरण है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया देश को ट्रांसफॉर्म करने के, मतलब देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डिजिटली हमारा देश आगे बढ़े, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो डिजिटली हो, ठीक है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर हमारा डिजिटल हो। फिर उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। ये क्या है, इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी को, सो इससे क्या है कि मतलब ऑनलाइन टैक्स रिटर्न की फाइलिंग होने लगी, ठीक है, और मतलब टैक्स वगैरह अब ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से एग्जांपल है ई गवर्नेंस का। ई म्यूनिसिपालिटीज़, मैनी इंडियन म्यूनिसिपालिटीज हैव अडॉप्टेड ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव सिटीजन सर्विसेज। जैसे ऑनलाइन पोर्टल मिल जाते हैं आपको, अगर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आजकल वो सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। नगर पालिका की भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन काम कर सकते हो, तो ये भी ई गवर्नेंस है। ई कोर्ट्स, इवन कई जगह पे तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटली कोर्ट के ट्रायल्स भी चल रहे हैं, ठीक है, आपको कोर्ट में जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे ही अपना केस लड़ रहे हो। उमंग, ये क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये क्या है, द गवर्नमेंट्स मोबाइल ऐप उमंग ऑफर अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे यहाँ से आप आधार की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, डिजी लॉकर यूज़ कर सकते हो, मोबाइल सर्विसेज बहुत सारी यूज़ कर सकते हो। सो ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव हैं उससे प्रोसेस कितना सिंप्लीफाई हो गया है। यानी कि जो बर्डन पहले ऑफिसर्स पे होता था, अधिकारियों पर होता था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे होता था, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है जब से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ब्रीफली एग्जामिन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया में 2009 में इनेक्ट किया गया था, और इसका मेन एम है जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको एजुकेशन मिले फ्री में और कंपलसरी, सभी को मिले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये एक्ट हमें ये बताता है बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। कवरेज का मतलब है कि 6 से 14 साल के बच्चे इसमें कवर किए जाते हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से एजुकेशन मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इस एक्ट में ये कहा गया है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल अच्छा हो, क्लासरूम अच्छे हो, प्लेग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, टॉयलेट हो, और इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा टीचर हो, यानी कि टीचर का नंबर अच्छा हो, मतलब टीचर कम ना हो स्कूल में, अच्छे खासे नंबर हो, ट्रेंड टीचर हो एकदम अच्छे वाले। नो डिस्क्रिमिनेशन, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को। प्राइवेट स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्ट कहता है दिस एक्ट प्लेसेस सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व अ परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर चिल्ड्रन। ये एक्ट में ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वैसे तो वहाँ पैसे दे के एडमिशन होता है, बट कुछ सीट्स रिजर्व रखें वो SC ST के स्टूडेंट्स के लिए या कोई कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। फाइनेंशियल प्रोविजन, ये क्या है, इट आउटलाइंस द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इस एक्ट को लेकर, वो इसमें बताई गई हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज SMC, इस एक्ट में ये बताया गया है
कि एसएमसी बनेगी। एसएमसी में क्या होगा कि पेरेंट्स वगैरह से ही किसी को चुना जाएगा गांव से, जो बच्चों को देखेंगे और मॉनिटर करेंगे उनके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं स्कूल में। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये हमें बताता है एक्ट कि कैसे स्कूल के अंदर एक मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, टीचर स्टूडेंट रेशो कैसा होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ये एक्ट क्या है? द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस एट वेरियस लेवल्स, यानी कि अलग अलग लेवल पर कैसे ये एक्ट काम करेगा, ये सब बातें भी इसमें चेक करी जाती हैं। राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। सो डिजिटल इंडिया मिशन आपको पता है कि मेनली पहला तो ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका मेन मिशन का ये फोकस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो, हाई स्पीड इंटरनेट रूरल और अर्बन एरियाज़ में मिले सभी को, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सभी को एक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेसिबल हो सभी सिटीजन्स को, ई गवर्नेंस बढ़े, जो पीछे मैंने आपको बताया है अभी, जैसे सब कुछ जो डिजिटल मतलब डिजी लॉकर से हो रहा है, ई सिग्नेचर, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। ऑनलाइन पेमेंट जो आप कर रहे हो वो भी डिजिटल इंडिया में ही आता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी कि ये इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स उनके पास एक मोबाइल कनेक्टिविटी हो, ठीक है, नेटवर्क अच्छे आए रूरल और रिमोट एरियाज़ में भी। डिजिटल लिटरेसी, ये क्या है? इसमें लोगों को वही बहुत सारे प्रोग्राम चलाकर एजुकेट किया जाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, कैसे मोबाइल चलाना है, ये सब सिखाया जाता है रूरल एरियाज़ में। इवन मोबाइल्स भी दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, और एक उसमें मैनुअल भी होता है कि यूज़ कैसे करना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी गुड्स हैं वो देश के अंदर ही बने, मोबाइल हम बाहर से कम मंगवाएं, अपने देश में ज़्यादा वो चीज़ें बनाएं, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, ठीक है, आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में खासकर। और साइबर सिक्योरिटी, यानी कि कंट्री की साइबर सिक्योरिटी इनहेंस हो और एक अच्छा सेफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने और आपका डेटा सेफ रहे। डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि जैसे आप यूपीआई का यूज़ करते हो, वो भी डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो आज की डेट में अगर डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रही है, सो वो एक डिजिटल इंडिया मिशन का ही रिजल्ट है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना इनोवेशंस को, स्टार्टअप्स को, और ताकि टेक्नोलॉजी और अच्छी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, देश की सरकार मदद करती है सभी की। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन इंडिया। नेशनल हेल्थ मिशन है जो इंडिया का, सबसे पहले है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि बच्चे और माँ की हेल्थ से रिलेटेड, और कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं जो उनसे रिलेटेड, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड। इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखना। और रूरल फोकस, नेशनल हेल्थ मिशन ये कहता है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्थ सेंटर्स हों, हॉस्पिटल हों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, एस्टेब्लिश करें। और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन फोकस करता है माँ और बच्चे की हेल्थ के ऊपर, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम, आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, इंजेक्शंस वगैरह जो लगते हैं बच्चों को वो सरकार देखती है। फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, नेशनल हेल्थ मिशन इंक्लूड ये भी करता है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी कि फैमिली प्लान कैसे करना है इसको लेके अवेयर करता है। और आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिल जाते हैं, आप अगर डिस्पेंसरी में जाते हो, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स आपको बताए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, छोटा परिवार सुखी परिवार। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स, इसको लेके अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इसको लेकर कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो, इसके लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं ये हॉस्पिटल्स वगैरह में बताया जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो नेशनल हेल्थ मिशन फोकस करता है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे बने, अच्छे से लोग ट्रेन हों, जो भी काम कर रहे हैं अवेलेबल हों, सभी तरीके के ड्रग्स एंड मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज अच्छी हों। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नेशनल हेल्थ मिशन फोकस करता है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्लानिंग में। लोकल कम्युनिटीज़ को इनक्रेज किया जाता है कि वो मतलब एक्टिवली रोल प्ले करें अपना, ठीक है। और
ये सारी चीज़ें अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद, जय